हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक एक बड़ा ही कॉमन और नॉर्मल सा टॉपिक है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी हमारे देश में एग्जाम हो रहा है उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्टैटिक प्लस फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। तो आज फाइनेंशियल रेगुलेटर के इस टॉपिक में हम लोग इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो आप जानते हैं कि जिस तरह से आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, तो इरडाई जो है वो बीमा कंपनियों का रेगुलेटर है, चाहे वो साधारण बीमा हो या जीवन बीमा हो। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाई थी और हमारे देश में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उस वक़्त की पूरी दुनिया आर्थिक और सामाजिक रूप से बदल रही थी। दुनिया का जो सबसे बड़ा पावरफुल देश था सोवियत यूनियन, उसने भी ग्लास नोट्स अर्थात ट्रांसपेरेंसी, खुलापन, एक रशियन वर्ड है ग्लास नोट्स, और पेरेस्ट्रोइका अर्थात रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन के नाम से आर्थिक सुधार प्रारंभ किए थे। ये बात अलग है कि 1991 में ही सोवियत यूनियन 15 स्वतंत्र देशों में टूट गया, है ना। लेकिन दुनिया भर में आर्थिक सुधार हो रहे थे, सामाजिक बदलाव हो रहे थे, तो भारत में भी हुए, है ना। तो हमारे देश की सरकार ने, पहले आप ये ध्यान में रखिएगा, ग्लास नोट्स, ट्रांसपेरेंसी, पेरेस्ट्रोइका, रिकंस्ट्रक्शन, ये आपको बैंकों के एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी हर एक सेक्टर में रिफॉर्म की शुरुआत की। उसी संदर्भ में 1993 में एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई श्री आर.एन. मल्होत्रा के चेयरमैनशिप में मल्होत्रा कमेटी बनी, जिसने इंश्योरेंस सेक्टर को डीकंट्रोल करने का सुझाव दिया, सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का सुझाव दिया, है ना। और उसी के परिणाम स्वरूप 1999 में संसद ने IRDA बनाया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, और इसी एक्ट के द्वारा ईयर 2000 में IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका कि वर्तमान हेडक्वार्टर, मुख्यालय भी हैदराबाद में। ठीक है, ये जो इरडाई जो है ना, वो 10 सदस्यों वाला एक बोर्ड होता है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, 10 सदस्यों वाला बोर्ड होता है। जब भी बोर्ड में नए मेंबर आएंगे तो आपके बैंक का एग्जाम रहेगा तो वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, ये हमेशा से बना है, आगे भी बनेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर भारत में अभी उसका उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, फिर भी हमारी सरकारें और कंपनियां कोशिश करती हैं कि किस तरह से बीमा के पेनिट्रेशन को आम लोगों तक बढ़ाया जाए, लोगों को बीमा आसानी से उपलब्ध हो सके, है ना। ऐसे बीमा का इतिहास हमारे देश में कोई नया इतिहास नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद की हम बात करें तो बहुत सारी निजी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके 1956 ईस्वी में, 1 सितंबर 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना हुई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद फिर हमारी भारत की संसद ने साधारण बीमा की तरफ ध्यान दिया, और फिर
1973 में साधारण बीमा, जैसे दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा वगैरह होता है ना, साधारण बीमा का, जनरल इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया। तो बहुत वर्षों तक ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा कंपनियां जो बनी थी वो काम करती रही, बिजनेस करती रही। लेकिन जब आर्थिक सुधारों का दौर आया तो हमारी सरकारें समझ गई कि नहीं, अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना। इसीलिए मल्होत्रा कमेटी के सुझाव के बाद इंश्योरेंस सेक्टर को डिकंट्रोल कर दिया गया। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है या जीवन बीमा की बात होती है, किसी भी तरह की बीमा की बात होती है, तो बीमा आग्रह की वस्तु है। बीमा आग्रह की वस्तु है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, अर्थात व्यक्ति को उसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीमा परचेज करना चाहिए। व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से बीमा खरीदना चाहिए। अच्छा, अब हमारा जो ये इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसका जितना भी करंट अफेयर्स का न्यूज आता है, आप समझिए कि वो आपके एसएससीज के लिए, आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए एक बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा। जैसे इरडाई का बीमा सुगम, बीमा वाहक, बीमा विस्तार, ये इरडाई का ट्रिनिटी है। इरडाई ट्रिनिटी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बीमा सुगम जो है वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। उसी तरह से बीमा वाहक महिला केंद्रित बीमा योजनाओं से संबंधित है। इसमें खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेनिट्रेशन या भागीदारी बढ़ाने की योजना है। उसके साथ साथ बीमा विस्तार, तो बीमा विस्तार में एक ही प्रोडक्ट में जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा, संपत्ति का बीमा होना चाहिए। तो ये इरडाई का ट्रिनिटी है, ध्यान में रखिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई बीमा का जो सेक्टर है वो निजी क्षेत्रों के लिए और सरकार का तो उसमें पहले से भागीदारी है ही, दोनों के लिए है। तो सरकारी क्षेत्र में जो बीमा की कंपनियां हैं उनमें नियुक्तियां कैसे होती? तो एक तो बहुत ही साधारण सा आंसर ये निकलेगा कि भाई जो एसएससीज वगैरह का या इंश्योरेंस का, एलआईसी वगैरह का, जीआईसी का जो एग्ज़ाम होता है उससे नियुक्तियां होती हैं। लेकिन टॉप जॉब, उच्च श्रेणी के जॉब में नियुक्तियां कैसे होती हैं? तो उसके लिए एफएसआईबी के थ्रू नियुक्तियों की प्रक्रिया चलाई जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो भारत सरकार की जितनी भी वित्त से संबंधित कंपनियां हैं, चाहे वो बैंक हो, बीमा हो या कोई एनबीएफसी हो, उनमें टॉप जॉब के लिए ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद किसी को सेलेक्ट करके उसका नाम कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट को दे देता है। मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है नियुक्तियों के संबंध में, और वही मंत्रिमंडलीय कमेटी जो है वो फाइनल अप्रूवल देती है कि भाई नियुक्त करना है कि नहीं करना है ना। तो जब भी आपको एफएसआईबी के बारे में न्यूज़ पढ़ने को मिले तो ये फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के न्यूज़ की कैटेगरी में आएगा। आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से इंश्योरेंस के सेक्टर में कई तरह के करंट अफेयर्स के न्यूज हमेशा से एग्ज़ाम में आते रहे हैं, है ना। तो वो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल अभी आपको दे देता हूँ कि एफएसआईबी ने आर दोराई स्वामी को
LIC का MD एंड CEO बनाने का रिकमेंडेशन मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति को किया है ना। तो ये करंट अफेयर्स का न्यूज है। अब आपको ये फाइनेंशियल करंट अफेयर्स हमेशा से फैमिलियर होकर के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ तक मेरी पहुँच है। खासकर बैंकों के एग्ज़ाम की बात करें तो आपके फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में आप कहाँ तक, किस टॉपिक तक अपनी पहुँच बना पाते हैं। केवल किसी ऐप के भरोसे पर रहिएगा तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे देश में बहुत सारी बीमा की कंपनियां हैं। कभी कभी आपको एग्ज़ामिनेशन में उनके हेडक्वार्टर्स का नाम पूछ देता है। जैसे अधिकतर का हेडक्वार्टर तो मुंबई में ही है, लेकिन कुछ ऐसी बीमा कंपनियां हैं जिनका हेडक्वार्टर मुंबई के बाहर है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अलियांज बजाज लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पुणे में है। उसी तरह से मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस गुरुग्राम में है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है ना। कैनरा HSBC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो आप ये देखो कि इंश्योरेंस के सेक्टर में एक तो उसका स्टैटिक क्वेश्चन जो कि पुराने समय से चला आ रहा है, दूसरा इंश्योरेंस के रेगुलेटर का क्या न्यूज आ रहा है, और तीसरा इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित जो फाइनेंशियल करंट अफेयर्स आ रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके बैंक के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर जेनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 25.18% स्टेक शेयर खरीदने का एग्रीमेंट किया। अब आप देख लीजिएगा, वेरी नेक्स्ट किसी भी बैंक के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन डाल देगा, कितने अमाउंट में डील हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 25.18% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो इस तरह के जो न्यूज होते हैं वो आपके बैंकों के एग्जाम में बनते हैं, और बाकी स्टैटिक न्यूज आपके SSC वगैरह में बनेंगे। जैसे पेरेस्ट्रोइका क्या है, ग्लासनोस्ट्स क्या है ना। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।